चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। परम्यूटेशंस के लिए जितना भी डिस्कशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस के लिए कर लिए और कुछ एमसीक्यूज मैंने आपको दिए थे कि वो आप खुद कर लीजिएगा। शायद उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। देखो, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ये दो अलग टर्म्स है, दोनों का मीनिंग भी अलग है। ज्यादातर हम ये समझते हैं एक ही चीज है और रूटीन बोलने में एक ही बोलते हैं, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस एक साथ नहीं है। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास ये 5 बंदे हैं ABCDE और ये 5 लोगों में से हमें 2 लोगों की एक कमिटी फॉर्म करनी है। इन्हीं 5 में से किसी भी 2 लोग को हम सिलेक्ट करके कमिटी फॉर्म करेंगे। ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि या तो आप A B को ले लो, मतलब A के साथ B हो तो A एंड B आर इन कमिटी। एक काम करते हैं, A को रहने देते हैं, B के बजाय C को ले ले, या तो D या तो E। मतलब कितने पॉसिबल ऑप्शंस है जिससे हम कमिटी बना सके। तो आप बोलोगे विथ A B C D E। चलिए विथ B बोले तो आप बोलोगे B के साथ A, लेकिन A के साथ B है और B के साथ है तो 2 की कमिटी हो गई, तो B के साथ फिर से A लिखने की जरूरत नहीं है। A B वाला ऑप्शन तो हो ही चुका है, तो इसका मतलब B C B D BE और अब C को ले तो CD CE और ऐसे ही DE। यहां AB एंड BA 2 अलग अलग ऑप्शंस नहीं है, ये दोनों एक ही है। A और B कमिटी में है, A और B है या B और A है, कमिटी में तो वही दोनों है। इसका ये मतलब होता है कि यहां पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे पहले परम्यूटेशन में था कि मैं A को इधर बैठाऊं, B को बाजू में, और फिर B को सेकंड पोजीशन पर और A को फर्स्ट पोजीशन पर ऐसे मूव कर दे। ठीक है, सेकंड पर से B 1 पर आ जाएगा और A जो है वो फर्स्ट पर से सेकंड पे चला जाएगा। मतलब AB एंड BA आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट बट दे आर नॉट 2 डिफरेंट सिलेक्शन। यहां पर मैं A और B को सिलेक्ट करूं या B और A को सिलेक्ट करूं, एक ही है। कितने पॉसिबल ऑप्शन हुए तो आप बोल सकते हो कि टोटल 10 तरीके से ये 5 लोगों में से किसी भी 2 को सिलेक्ट करें तो हमारे पास सिलेक्शन के अलग अलग 10 पॉसिबल ऑप्शंस है और इसी को हम बोलते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन है। मतलब आपको कमिटी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, A के साथ B का, A के साथ C का, A के साथ D का, तो ऐसे अलग अलग हमारे पास 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। तो ये अरेंजमेंट नहीं है, ये सिलेक्शन है और जब सिलेक्शन होता है तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये समझ के चलिए, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। परम्यूटेशंस में अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है। तो जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो और सिलेक्शन साउंड होता है तो वो परम्यूटेशन नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है। और अरेंजमेंट ऐसा साउंड होता है तो वो परम्यूटेशन है। तो पॉसिबल अरेंजमेंट और पॉसिबल सिलेक्शन, ये 2 चीजें। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट में आपको मालूम है कि देयर टोटल 15 प्लेयर्स लेके, ठीक है, टीम हमने स्ट्रक्चराइज की है और टोटल जो 15 प्लेयर्स है वो हमारी टीम में है। लेकिन जब मैच खेलनी होती है तो ये 15 में से हम किसी भी 11 प्लेयर्स को ही टीम में रख सकते हैं। तो ये 15 में से जो हमें मैच के लिए स्क्वाड डिसाइड करना है, ठीक है, तो उसमें हम चेक करते हैं कि ओपनिंग स्लॉट पे ये जो है उसमें ये 3 लोग हैं, उसमें से किसी 2 को लेंगे। ठीक है, मिडल ऑर्डर में ये 7 या 8 लोग हैं, उसमें से 4 लोग को लेंगे। लोअर मिडल में ये 3 लोग हैं, उसमें से 1-2 को लेंगे। मतलब हम किसको कहां से सिलेक्ट करें, ये 15 में से हमें 11 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो
फॉर्मिंग अ स्क्वाड ऑफ 11 फॉर पर्टिकुलर मैच, तो कौन सा कॉम्बिनेशन रखेंगे, किसके साथ जाएंगे, ये जो सिलेक्शन है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। 15 में से 11 का सिलेक्शन करेंगे, कितनी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं वो सभी ऑप्शंस जो बनते हैं, तो अलग अलग कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है वो आप बोलोगे। 15 में से 11 का सिलेक्शन हुआ, लेकिन सिलेक्शन हो जाने के बाद जब हम बैटिंग ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं कि ओपनिंग स्लॉट में कौन जाएगा, फिर 1 विकेट डाउन कौन जाएगा, 2 विकेट डाउन कौन जाएगा, 3 विकेट मतलब 4th 5th 6th 7th 11th नंबर पे कौन जाएगा, तो ये 1 to 11 ये जो कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अरेंजमेंट है। मतलब डिटरमाइनिंग द बैटिंग ऑर्डर, जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस है, अरेंजमेंट है, वो हो जाता है परम्यूटेशन। तो 11 का सिलेक्शन और सिलेक्टेड लोगों में से जब मैं बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करूंगा, ठीक है, तो कितनी तरीके से बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, वो जो है वो परम्यूटेशन है। तो स्टूडेंट्स समझ लो कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ये दो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। 15 में से 11 का सिलेक्शन कॉम्बिनेशन है, और ये जो सिलेक्टेड 11 है उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा वो डिटरमाइन करेंगे, तो कितने ऑप्शन है, कितने परम्यूटेशन है, उसको बोलते हैं बैटिंग ऑर्डर का डिटरमिनेशन को परम्यूटेशन बोलते हैं। इस तरीके से आप जज करो। तो वो तो बराबर है सर, ये 5 में से 2 लोगों का 10 तरीके से सिलेक्शन हुआ, उसका कोई फॉर्मेट है? हाँ है, फॉर्मेट है NCR। मतलब out of n different items, R items are to be selected, then total possible ways of selection is NCR, and NCR is equal to n factorial divided by R factorial multiplied with n minus R factorial। जैसे कि 5C2 मतलब 5 फैक्टोरियल, R का मतलब है 2 फैक्टोरियल, और n माइनस आर 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 5 फैक्टोरियल के लिए मैं लिख सकता हूं 120, ये 2 और ये 6, 2 इंटू 6 12 10, तो फाइनल आंसर 10 पॉसिबल ऑप्शन है जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन को क्या समझेंगे, उसकी क्या ट्रिक है। परम्यूटेशन में NPR बोलते थे, कॉम्बिनेशन में NCR बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं उसका डेफिनेशन एग्जैक्टली यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप देख लीजिए और फिर उसको डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्या है कॉम्बिनेशन, ये रहा। इफ R डिस्टिंक्ट आइटम्स आउट ऑफ n डिफरेंट आइटम्स, n अलग अलग आइटम्स है, इनमें से R डिस्टिंक्ट आइटम्स आर टू बी सिलेक्टेड, हमको वो सिलेक्ट करना है, देन टोटल पॉसिबल सिलेक्शन इज नोन एज टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। देखते हैं, इफ R distinct items out of n different items are to be selected, then such selection is called combination where n is always greater than R। वो तो क्लियर है कि NCR में n और R की वैल्यू n के इक्वल हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R, एंड टोटल नंबर ऑफ सच सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय NCR और NR। तो आप अलग अलग इतने तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर NCR इज व्हाट यू नो n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इनटू n माइनस R फैक्टोरियल। अब इसके बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे। क्या है वो रिजल्ट, मैं आपको बता रहा हूं, चलिए देखते हैं। फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। फर्स्ट रिजल्ट है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। मतलब बहुत सिंपल है, समझो, जो आंसर NCR का होगा वही NCN माइनस R का होगा। दैट मीन्स मैं आपको बोलूं कि 5C2 का जो आंसर आएगा वही 5CN माइनस R, मतलब 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 होता है 3, तो 5C2 और 5C3 का सेम आंसर होगा। ओके, ऐसे ही 10C4
का आंसर क्या होगा, तो 10C6, 10C4 और 10C6 का सेम आंसर होगा, क्योंकि 10C4 और 10C6 10 माइनस 4 करते तो 6 आ रहा है। सर ये प्रूव कर सकते हैं? हाँ प्रूव कर सकते हैं एग्जांपल लेके। जैसे कि 5C2 का मतलब 10 अभी हमने देखा हुआ था। मैं 5C3 की बात करूं तो पहले तो 5C3 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और 5C2 वो भी वही है, देखो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। आप देख के ही बोल सकते हो सेम है। जैसे 10C4 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, और ये 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल, देखो एक ही है। तो NCR is always equal to NCN minus R. NCR is N factorial R factorial N minus R factorial, और NCN माइनस आर के लिए भी मैं वही लिखूंगा N फैक्टोरियल N माइनस आर फैक्टोरियल और N माइनस N माइनस आर, लेकिन वो हो जाएगा प्लस। तो ये माइनस N प्लस N कैंसिल हो जाने के बाद N फैक्टोरियल, ये R फैक्टोरियल जो बचा वो उसको बाद में सपोज लेते हैं, तो N माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो वो एक ही है। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखो, NCR is always equal to NCN minus R, means 5C3 equals to 5C2, 10C6 equals to 10C4। तो एक दो एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिए। अच्छा इससे क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये रिजल्ट याद हो तो आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हो, और कई जगह पर ये रिजल्ट के हिसाब से आप क्विकली आंसर निकाल सकते हो, तो ये अच्छी बात है, वरना हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है और कुछ नहीं। अब इसी के हिसाब से देखा जाए तो मैं सेकेंड रिजल्ट यहां पर ये लिखूंगा कि NC R की जगह पर सपोज मैं 0 लिख दूं, तो NC 0, तो डेफिनेटली ये रूल के हिसाब से वो NCN माइनस 0 तो N ही होता है। तो आप बोल सकते हो कि इफ NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R देन NC0 इक्वल्स टू NCN, और इसका आंसर होता है 1। आप चेक करो, जैसे कि NC0 फॉर्मूला के हिसाब से ये होगा N फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, N माइनस 0 इज अगेन N फैक्टोरियल, तो ये 0 फैक्टोरियल तो 1 ही है, N फैक्टोरियल कैंसल, 1 अपॉन 1 आंसर 1। और आपको मालूम है NCN में भी वही होने वाला है, N फैक्टोरियल N माइनस N 0 फैक्टोरियल, और ये कैंसल 1 अपॉन 1 आंसर 1। इसका ये मतलब हुआ कि 5C0 इक्वल्स टू 1, 5C5 equals to 1, 10C0 1, 10C10 1। तो ये फिक्स समझ के चलो कि NC0 हो या NCN हो, इसका आंसर 1 आएगा, और ये हम रेडीमेड याद रखेंगे। नहीं याद रखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैलकुलेट ना करो डायरेक्टली याद रखो तो हम क्विकली आंसर दे पाते हैं, बस इतना फर्क है। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो याद ही रख के चलेंगे, ठीक है। थर्ड, ये जैसे NC0 है उसकी जगह मैं NC1 कर दूं, तो अल्टीमेटली NC1 विल बी इक्वल टू NCN माइनस 1, क्योंकि ये तो रूल ही है, एंड दैट विल बी इक्वल टू N ओनली। मीन्स देखो NC1 मीन्स N फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल N माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मैं N फैक्टोरियल को एक्सटेंड करूं तो N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकता हूं। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही है, इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसल, N अपॉन 1 का आंसर तो N ही आएगा। सो NC1 इज N, डेफिनेटली NCN माइनस 1 भी N ही होगा। एग्जाम्पल लेके चले तो आप बोलो 5C1 इज 5, 5C4 क्योंकि 5 माइनस 1 4 होता है तो वो भी 5 होगा।
10C1 10 होगा, 10C9 तो वो भी 10 होगा। तो इसका ये मतलब है कि आप लोग ये 3 रिजल्ट याद रखो तो काफी कुछ आप क्विकली कर सकते हो। ज्यादातर ये 3 रिजल्ट से आपका काम हो ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिजल्ट्स है जो आपको जानने चाहिए। जैसे कि एक रिजल्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इफ NCX इज इक्वल टू NCY, सपोज ऐसा है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो x और y सेम होंगे, 10C5 इक्वल्स टू 10C5, या 10C4 इक्वल्स टू 10C4 भी हो सकता है, और दूसरा है 10C4 इक्वल्स टू 10C6 हो सकता है। इसका मतलब या तो ये दोनों एक होंगे, x और y सेम होंगे, या तो फिर ये x और ये y है तो ये 4 और ये 6, ये दोनों का टोटल जो है वो 10 होगा। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू n होना चाहिए, क्योंकि ये 2 पॉसिबिलिटी, n माइनस 4 करेंगे, 10 माइनस 4 करेंगे तभी 6 हो रहा है। तो NCX इक्वल्स टू NCY है, तो आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू y, या तो फिर आपको मालूम है कि NCX इक्वल्स टू NCN माइनस x हो रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि n माइनस x और y सेम है, और n माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बोल सकते हैं, वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो इस रिजल्ट से नंबर 1 से मैं ये जजमेंट ले रहा हूं कि if NCX equals to NCY then it implies either x is equal to y, या तो फिर x और y का टोटल जो है वो n होगा। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए। चलिए एक और रिजल्ट में यहां पर लिख रहा हूं। सपोज आपको NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसे बढ़ते हुए आप NCN तक चले जाते हो, तो इसका आंसर हमेशा 2n होगा, गारंटी। क्या बात कर रहे हो सर? यस। इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे कि मान लो कि n इक्वल्स टू 4 है, तो 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 आप जब करोगे तो इसका आंसर गारंटी 2/4 ही होगा। चेक करते हैं। 4C0 ये रूल के हिसाब से आप बोलोगे 1 प्लस 4C1 4 प्लस 4C2, उसको कैलकुलेट कर दे, 4C2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, और ये 2 इंटू 2 4 मतलब ये होगा 6, तो 4C2 का मतलब 6। 4C3 4 ये रहा रूल NCN माइनस 1, 4C4 माइनस 1, और 4C4 NCN वो भी 1 होता है। अब चेक करो, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 5 प्लस 1 16, और ये 2/4 है ही। सर ये 5 हो तो भी होगा, हाँ, n इक्वल्स टू मान के चलो 5 है, तो 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 क्या आना चाहिए? 2/5 ही आएगा। चेक करना है, कर लेते हैं। 5C0 1, 5C1 5, 5C2 10, अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ था। 5C2 और 5C3 सेम ही होते हैं, वो भी 10। 5C4 का मतलब 5 और 5C5 का मतलब 1,
तो ये क्या होगा 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1, आप चेक कर लो 32, वो अल्टीमेटली 2⁵ ही है। ओके, तो हम एज अ रिजल्ट इसको याद रख सकते हैं NC0 + NC1 + NC2 + NC3 अप टू NCn इज 2⁵n। और मैं आपको बताऊं ये जो रिजल्ट्स है ना 5C0 5C1 वो कैलकुलेट तो कर सकते, लेकिन कैलकुलेट ना भी करो और रेडीमेड याद रखना है तो आप यूज कर सकते हो, शायद आपको याद हो तो आपने पढ़ा हुआ है, और वो है पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल के हिसाब से आप ये सब रिजल्ट निकाल सकते हो, सिर्फ ट्राइंगल पता होना चाहिए। जैसे कि n = 1, n और उसके कोएफिशिएंट क्या होंगे। मान के चलो n 1 है तो आपको क्या करना होगा, आप बोलोगे सर 1C0 एंड 1C1 ये दो कोएफिशिएंट बनेंगे, 1C0 भी 1 है 1C1 भी 1 है, और ये 1 1 इसका आप ए आंसर बोल सकते हो 1 1। और समेशन कितना होगा, समेशन होगा 2⁵n। तो यहां n की वैल्यू 1 है तो समेशन 2 आएगा जो 2⁵1 ही है। चलो n 2 है तो ट्राइंगल इस तरीके से बनता है 1 1 + 1 2 और 1। जैसे कि 1C0 1 2 है तो सॉरी 2C0 1 2C1 2 एंड 2C2 1 1 2 1, और ये हो गया 4 और ये है 2⁵2। सपोज 3 है तो आपके कोएफिशिएंट होंगे 1 1 + 2 3 2 + 1 3 1, और आप चेक करो 1 + 3 + 3 + 1 ये हो रहा है 8, अल्टीमेटली वो 2⁵3 है। चलो 4 का तो भी हमने कैलकुलेट भी किया था, याद करो 1 4 6 4 1, और ये सबका टोटल हमने निकाला था। मतलब ये 1 का मतलब है 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, और ये हो रहा है 16 जो कि 2⁵4 है। चलिए 5 वाला भी आपको याद है 1 + 4 5 4 + 6 10 6 + 4 10 4 + 1 5 और बाद में 1। यही था देखो 1 5 10 10 5 1 जो हमने टोटल किया था। 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 ये हो रहा है 32, मतलब 2⁵5 एंड सो ऑन। आप n तक जाओगे तो ये हो जाएगा 2⁵n। तो ये पास्कल ट्राइंगल, हर कोएफिशिएंट को आपको याद नहीं भी रखना हो तो इससे आप याद करना हो तो कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये पास्कल ट्राइंगल है, इसका भी टेक्निक आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अब कोई ऐसा बोले कि इसी का एक्सटेंशन कर दूं कि n आइटम में से एटलीस्ट एक आइटम को सिलेक्ट करना है तो कितने पॉसिबल ऑप्शन है। एटलीस्ट एक को, एटलीस्ट एक को मतलब n में से एक को सिलेक्ट करो या फिर 2 को, एटलीस्ट एक मतलब एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और बोल रहा हूं तो मैं प्लस कर रहा हूं NC1 और NC2 और NC3। ऐसा कब तक आप बोलोगे n में से n को सिलेक्ट कर दो, तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बोलूं डायरेक्टली 2⁻n-1, क्योंकि NC1 NC2 NC3 अप टू NCn, NC0 का मतलब 1 होता है, ये पूरा टोटल 2⁻n है। तो 1 से लेके n तक में जाऊं तो इसको मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो 2⁻n माइनस NC0, बट आपको तो मालूम है NC0 1 है तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि 2⁻n-1। तो ये 5th पर से ही डिराइव हुआ है ये 6th रिजल्ट, ठीक है। एक और भी रिजल्ट है जो अब मैं इधर लिख रहा हूं, इसको रिमूव करके वो भी याद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, यही जो फिगर है 6 नंबर का वो ले रहा हूं, लेकिन ये NC1 है तो मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस NC2 है तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 इंटू NC3 एंड सो ऑन, लास्ट में n इंटू NCn। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका आंसर क्या होगा,
तो मैं आपको बोलूं n इंटू 2⁻n-1, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो सेवेंथ रिजल्ट ये याद रखो कि n इंटू 2⁻n-1। ओके, एक और रिजल्ट भी लिख लेते हैं। NCR plus NCR-1 is always equal to n+1CR। सर ये क्या हुआ? इसको इस तरीके से हम याद रखेंगे कि वैसे ये दोनों का समेशन करना हो तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट के हिसाब से भी याद रखें। जैसे कि दोनों n मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट जो है जिसमें से हमको निकालने हैं, तो आइटम्स जो है वो सेम होनी चाहिए। मतलब ये जो n है वो सेम होने चाहिए। r की वैल्यू जो दोनों टर्म में है उसमें एक का फर्क होना चाहिए, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। ये r है तो ये r-1 है। इनके बीच में समेशन मतलब प्लस का साइन भी होना चाहिए, और उस वक्त इसका आप दोनों का आंसर निकाल के समेशन करोगे वो हमेशा n+1 मतलब यहां जो वैल्यू उसका, और इन दोनों में से जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो जो बड़ा नंबर है वो क्या है? r है। तो जो बिगर वैल्यू है उससे काम करो, वो r के तरीके से ले लो। सर कुछ इतना तो समझ में नहीं आया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक सिंपल सा क्वेश्चन, जो आपको मालूम है 5c3 प्लस 5c2, आपको पता है 5c3 भी 10 है, 5c2 भी 10 है, तो ये दोनों का आंसर 20 आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट के हिसाब से n सेम है, हाँ सेम है। ये 3 2 ये भी बराबर है, तो इसका आंसर n+1 मतलब 6 C, और ये दोनों में बिगर कौन सा था? 3 था, तो 6c3 होना चाहिए। क्या 6c3 20 हो रहा है? चेक कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 - 3 3 फैक्टोरियल। चलिए 6 फैक्टोरियल 720, 6 × 6, तो ये 720 डिवाइड बाय 36, तो ये हो गया 20। चलो ये तो मैच हो गया। तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये n सेम होने चाहिए, r में एक वैल्यू का फर्क होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन। तो रिजल्ट जो है वो 5+1 मतलब 6, और ये दोनों में जो बिगर वैल्यू है 3 वो r वैल्यू मुकनी है, r-1 नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ट वही होगा। हम डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखेंगे तो काफी कुछ इजीली काम कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको याद रखने, और इसके अलावा भी कुछ नोटेबल पॉइंट्स है, लेकिन वो क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, कुछ मैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा लूंगा, बाद में वो रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, पहले तो आप ये जो 8 रिजल्ट है उसकी जो ये नोट्स मैंने लिखी हुई है इंपॉर्टेंट रिजल्ट की, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और बाद में हम न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लेवल पे हम आ गए हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का, वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको बता दूं। नंबर 1, पहले तो आप समझ के चलो कि परम्यूटेशन जो है उसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, कॉम्बिनेशन में नहीं होता। मतलब AB and BA are two different things for permutation, लेकिन कॉम्बिनेशन में AB बोलो या BA बोलो आर सेम थिंग, ये दोनों एक ही है। किसके लिए? कॉम्बिनेशन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या रिलेशन देखा जाए तो ये है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि परम्यूटेशन में हम
पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी है वो निकालते हैं। मतलब हम पॉसिबल अरेंजमेंट, मतलब वर्ड जब आप लैंग्वेज में अरेंजमेंट आपको दिखाई दे, सुनाई दे, आप पढ़ो और आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी है उसका है, तो वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। लेकिन आपको अरेंजमेंट नहीं, ऐसा सिलेक्शन दिखाई दे कि कितने पॉसिबल सिलेक्शन है, कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट से नहीं, कितने पॉसिबल सिलेक्शन है, तो लैंग्वेज इस तरीके से साउंड करे तो आप उसको बोल दो कॉम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशंस का है, ये मान के चलेंगे। दोनों के बीच क्या कनेक्शन है मैं आपको बताऊं कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जबकि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ कि यहां एडिशनली r फैक्टोरियल से डिवाइड किया हुआ है। सपोज मैं इसको यहां मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल करूं तो r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब में r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, आप बोलोगे NPR। तो इसके हिसाब से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि NPR इज इक्वल टू अल्टीमेटली NCR इंटू R फैक्टोरियल। यही फिगर को मैं R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूं तो वो NPR बचेगा। तो एक ये भी रिजल्ट याद रखो, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, या तो NCR इक्वल्स टू NPR डिवाइड बाय R फैक्टोरियल। चलिए, तो इससे हमें पता चल गया कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंस क्या है और उन दोनों के बीच कनेक्शन किस तरीके का है। तो ये बैकग्राउंड डिस्कशन, जो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन था, वो यहां पर खत्म हो रहा है। इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए, तो यहां अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।